नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक खबर को लेकर आपके बीच हूं। अदालत ने एक फैसला दिया है। एक पति पत्नी जो कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहते थे, पत्नी पति के साथ सोने के लिए तैयार नहीं थी। कोई उसके अपने तर्क हैं। पति का कहना था कि एक शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती अगर पत्नी साथ में न सोए तो। अदालत ने माना कि पत्नी का पति के साथ न सोना, इस तरह से अलग कमरे में रहना, ये शादीशुदा जिंदगी में पति के साथ क्रूरता है, क्रूएल्टी है पति के साथ। तो पति की तलाक की अर्जी पर अदालत ने तलाक मंजूर कर दिया। शादी खत्म हो गई एक किस्म से। अब इससे कई तरह के सवाल उठते हैं। पत्नी ने अदालत में कहा कि उसको कुछ बातें पति की पसंद नहीं है। उसने कहा कि शादी के बाद तो हमारे शारीरिक संबंध हुए थे। घर वालों का कहना है कि समझा के देखा, समाज की बैठक हुई, उसमें भी समझाया, एक शहर से दूसरे शहर भेजा, लेकिन बात बनी नहीं। बहुत से पति पत्नियों में ये बात नहीं बनती है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ दूसरे सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अभी देख रहा था मैं कि हिंदुस्तान में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर एक पश्चिमी रेडियो पर एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट ये कह रही थी बार बार कि हिंदुस्तान में बलात्कारों का ये हाल है कि यहाँ पर अदालतें और सरकार, संसद, कोई भी शादीशुदा जिंदगी के बलात्कार को बलात्कार नहीं मानती। मैरिटल रेप ऐसा केस चलते रहा सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा कि इसको बलात्कार नहीं माना जा सकता। अगर पति पत्नी की इच्छा के खिलाफ भी जाकर उससे देह संबंध बनाए, सेक्स करे, तो उसको रेप नहीं कहा जा सकता। इस तरह का मामला एक अदालत तक गया था। राजनीतिक दल, सरकार, सभी का यही रुख है कि इससे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जिसको कहते हैं, विवाह नाम की संस्था तबाह हो जाएगी अगर इसको मंजूरी दी जाएगी। तो दूसरी तरफ महिला आंदोलनकारी जितने हैं या महिला अधिकारों को लेकर जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि शादीशुदा महिला से बलात्कार क्यों नहीं हो सकता। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ पति भी उससे सेक्स करे तो वो बलात्कार है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियाँ क्या रहती है, बुनियादी जिम्मेदारियाँ। उनमें शायद रहता होगा कि पति पत्नी की देह की ज़रूरतें हैं, सेक्स की ज़रूरतें हैं, जो पार्टनर उससे पीछे हटे, जो साथ न दे। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ, मैं एक ब्रिटिश अखबार गार्डियन का एक पॉडकास्ट सुन रहा था। बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट है वो। उसमें उनकी एक रिपोर्टर है, वो दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग ऐसे जोड़े छांटती है जो अपनी सेक्स जीवन के बारे में उससे बात करने को तैयार हों। पूरी बातें सच्चाई से, पूरी बातें बारीकी से, हर सवाल का जवाब, और अलग अलग बात करके वो रिकॉर्ड करती है। उससे पता लगता है कि एक समस्या या एक संभावना, उसको देखने के दो नज़रिए अलग अलग कैसे हो सकते हैं पति पत्नी के। ये भी कल या परसों ही सुन रहा था मैं इसको, बड़ा दिलचस्प था वो। उसमें कई 75, 76, 77 साल उम्र के जोड़े हैं, उनसे भी उसने बात की है। दोनों लोगों से अलग अलग बात की है कि आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, कब से चल रही है, कैसे चल रही है, जो भी उनके जवाब रहते हैं। और उन दोनों के जवाब को मिलाकर वो पॉडकास्ट बनता है गार्डियन का। सवाल ये उठता है कि लोगों की सेक्स की ज़रूरतें, जैसा कि इस मामले में है कि एक घर में एक छत के नीचे अलग अलग कमरों में सोने में दिक्कत थोड़ी है। जो लोग सेक्स करते हैं वो भी सोते तो हैं ही, उसके बाद पूरी रात जागते थोड़ी हैं। लोगों को ऐसा लगता है शादी होने के पहले कि पूरी रात जागेंगे, होता नहीं है ऐसा। तो सवाल ये उठता है कि सेक्स जो है उसको कितना कानूनी जिम्मेदारी माना जाए, कितना अपनी मर्जी के मालिक रहें लोग, मालिक या मालकिन रहें। ये थोड़ा सोचना मुश्किल है। अलग अलग देशों की संवेदनशीलताएं इसमें अलग अलग हो सकती हैं। हिंदुस्तान में चूंकि महिला को पांव की जूती माना जाता है,
ऐसे ही कहा जाता है। हिकारत की नज़र से उसको देखते हैं, वो सामान रहती है। वो दिन में घरेलू नौकरानी की तरह एक महिला काम करती है, कपड़ा, बर्तन, रसोई का सामान, घर को पोंछना, झाड़ू लगाना, जानवरों की देखभाल करना, फिर रात को पति की ज़रूरतें पूरी करना, ऐसा सभी कुछ उसकी जिम्मेदारी माना जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर महिला सेक्स के हालत में न रहे या सेक्स न चाहे और पति उसको बर्दाश्त न करे तो ज़्यादती कर सकता है पति, और उसको कानून हमारे यहाँ बलात्कार नहीं मानता महिला के साथ। दुनिया के बहुत से देशों में माना जाता है, हिंदुस्तान में मैरिटल रेप नहीं माना जाता है। मैं सोचता हूँ लोगों के बीच ये पसंद का, ज़रूरत का ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे रहता है कि मेरी ज़रूरत है, जीवन साथी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसे होता होगा। तो मुझको लगता है कि जो आज के वक्त में हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं लोगों का उठना बैठना हो जाता है, लड़के लड़कियों की बातचीत हो जाती है, हो सकता है उनके बीच मौका मिलने पर कहीं सेक्स भी होता हो। अगर बालिग हैं तो मुझको उसमें कोई बुराई नहीं लगती है कि शादी के पहले उनमें सेक्स होता हो। अगर होता है तो हो सकता है एक दूसरे की सेक्स की ज़रूरतें समझ में आती हों। सेक्स की ज़रूरतें कई किस्म की रहती है जो एक दूसरे को अस्वाभाविक लग सकती है। ये लग सकता है कि कैसी गंदी और घटिया बात कर रहे हो या कर रही हो, कई तरह की बात लग सकती है लोगों को। लेकिन जहाँ शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप है, कोर्टशिप है, मोहब्बत के कुछ साल गुजर जाते हैं, शादी के पहले लोगों का उठना बैठना, साथ में सोना, घूमना फिरना होता है, तो एक दूसरे की ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं वो। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके बाद अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो शादी के बाद की ज़रूरतों और दिक्कतों से वो ज़्यादा वाकिफ़ रहते हैं। उनको अंदाज रहता है कि क्या क्या ये उम्मीद करेंगे। ठीक ऐसे ही मैं देखता हूँ अदालत में जाने वाला एक दूसरा मामला जो उम्मीद से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत पुलिस तुरंत ही केस दर्ज करती है, अदालत सुनवाई शुरू कर देती है। वो मामला है प्रेम संबंधों में शादी का वायदा करके सेक्स करना और बाद में शादी न करना। इसको तुरंत ही पुलिस बलात्कार के रूप में दर्ज कर लेती है, चाहे दोनों लोग बालिग रहें। कुछ मामले तो ऐसे हुए, एक मामला ऐसा हुआ था जिसमें एक शादीशुदा महिला थी, उसने किसी कुंवारे आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी कि इसने मुझसे शादी का वायदा करके सेक्स किया है, अब मुकर रहा है। अदालत के सामने मामला सामने आया, ये महिला पहले से शादीशुदा है, उससे कैसे कोई शादी कर सकता है। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मामला सामने आया था वो आपको बतला रहा हूँ। तो मुझको लगता है कि जैसा ये शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, सेक्स की ज़रूरत को लेकर, साथ सोना ये इस्तेमाल किया गया है, ज़रूरत सेक्स की रहती है, सोने के लिए किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे ही शादी के पहले जब लोगों की ज़रूरत रहती है और वो सेक्स करते हैं आपस में, उसके बाद अगर नहीं हो पाती शादी किसी वजह से, कई लोगों की नहीं हो पाती। आज मैं आपके सामने इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं खड़ा होने वाला था। मैंने एक इंटरव्यू के लिए किसी को आमंत्रित किया था, वो आने वाले थे, हम उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार थे। जब उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा अरे मैं तो आ ही नहीं पा रहा हूँ अभी, फिर कोई दिन देखूँगा, टाल गए वो। तब उन्होंने वायदा करके वायदा खिलाफ़ी की, आने का वायदा किया था, नहीं आए। तो क्या करें, हम उनको धोखेबाज तो कह नहीं सकते क्योंकि हमने आमंत्रित किया था। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि सेक्स की ज़रूरत शादी के पहले भी होती है, अगर आप बालिग हो गए हैं तो, बालिग नहीं भी हुए हैं तो भी ज़रूरत होती है, पति पत्नी के बीच भी होती है। और जैसा कि मैं इन दिनों बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट सुन रहा हूँ जिसको लोग बुढ़ापा कहते हैं, 70-75 साल की उम्र में भी लोगों को ज़रूरत होती है और दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें और बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अगर महिला या पुरुष किसी एक की ज़रूरत नहीं है सेक्स की और जीवन साथी को ज़रूरत है, तो क्या ये तलाक का पर्याप्त आधार बन सकता है? इस मामले में तो महिला एक कमरे में सोने को तैयार नहीं है, तो अदालत ने इसी को क्रूरता मान लिया है, पति के खिलाफ पत्नी की क्रूरता।
लेकिन क्या सचमुच ये क्रूरता है? यह मामला इससे बड़ा था और अदालत उसको समझ रही है। समाचार में उतना खुल के नहीं कहा गया है जितना खुल के मैं आपके बीच कह रहा हूँ। तो मेरा ये भी कहना है कि शादी के पहले सेक्स का वायदा करके देह संबंध बनाना और बाद में शादी न करना, अगर ये बात दो बालिग लोगों के बीच हो रही है तो इसको जुर्म के दायरे से बाहर ले जाना चाहिए। इसको जुर्म के दायरे में रखना ठीक नहीं है। इसको जुर्म के दायरे में रखना ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर दोनों बालिग हैं तो दोनों को इस बात का एहसास रहना चाहिए कि ज़िंदगी में वायदे कई तरह के होते हैं। ये कोई ज़मीन बेचने का या भागीदारी का या किसी का सामान खरीदने का वायदा नहीं है कि आपने बाद में भुगतान नहीं किया तो जुर्म कर दिया। ये शादीशुदा लोगों के बीच भी तलाक की नौबत आ गई है। ये तो 7 फेरे वाले शादीशुदा लोग हैं, इनके बीच भी तलाक की नौबत आ गई है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका केवल प्रेम संबंध चल रहा है या दोस्ती चल रही है, और वो अगर एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम शादी करेंगे, बाद में दोनों का इरादा, नीयत जो भी कहें बदल जाता है, वो जुर्म क्यों होना चाहिए? अगर दोनों बालिग हैं तो किस चीज़ का धोखा दिया है? कई जगह इसीलिए लोगों के बीच में, कई देशों में लीगल एग्रीमेंट होते हैं, पहले कानूनी समझौते होते हैं, ऐसे शर्तें लिखी जाती है कि हम दोनों के बीच में ये संबंध है, इतने समय तक रहेगा, संबंध टूटने पे क्या होगा, कौन जिम्मेदार रहेंगे, लेन देन रहेगा कि नहीं रहेगा, किसको क्या मुआवजा मिलेगा। गुजरात में कुछ साल पहले तक ऐसा चलता था, उसको मैत्री करार कहते थे। वो दो लोगों के बीच, बालिग लोगों के बीच, चाहे वो अलग अलग शादीशुदा रहें चाहे दोनों अकेले रहें, उनके बीच संबंधों को लेके होता था। एक निर्धारित समय के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए होता था। बाद में गुजरात सरकार ने उसको गैरकानूनी करार दे दिया। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसको प्री न्यूप्टिकल या ऐसा कुछ कहा जाता है, शादी के पहले का एक समझौता, शादी के पहले का एक अनुबंध, एग्रीमेंट, कि हमारी शादी हो रही है, ज़मीन जायदाद का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दोनों की पहली शादियों से कुछ बच्चे हैं उनका क्या होगा, खर्च कैसे चलेगा। उनमें हो सकता है ये भी लिखा हो कि हम साथ में सोएंगे नहीं सोएंगे, हम दोनों के और लोगों से संबंध हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। ओपन मैरिज कहलाता है, जिसमें पति पत्नी दोनों को छूट रहती है, वो अपने अपने बाहर संबंध जैसा चाहे वैसे दूसरे लोगों से रख सकते हैं। ऐसी ओपन मैरिज भी बहुत जगह चलती हैं। तो क्या होना चाहिए? अलग अलग देश समाज की अलग अलग संस्कृति है, अपनी अपनी सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं हैं। लेकिन अब जैसे ये महिला अगर कह रही है मैं नहीं सोऊंगी पति के साथ में, तो जज कोई साथ में सुला थोड़ी सकते हैं, लाठी लेके थोड़ी बैठ सकते हैं कि तुमको यहीं सोना पड़ेगा। पति तलाक चाहता था, कहा कि मैं ऐसे नहीं रह सकता कि पत्नी साथ में नहीं सोएगी, तो अदालत ने तलाक दिलवा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शादी के पहले, प्रेम संबंधों के पहले, देह संबंधों के पहले ऐसे एग्रीमेंट होना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दिन कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसे गिरफ्तार हो रहे हैं, खबर आ रही है, शादी का वायदा कर कर बहला फुसला कर रेप किया और फिर मुकर गया और ये गिरफ्तारी हो रही है। क्यों होना चाहिए? क्यों लड़कियों को, महिलाओं को इतनी समझ नहीं रहना चाहिए, या लड़के को भी इतनी समझ क्यों नहीं रहना चाहिए कि हर वायदा पूरा हो जाए? ऐसा रहता नहीं है कहीं। अगर ऐसा ही रहता तो हर सगाई शादी में तब्दील हो जाती, हर शादी 7 जन्म तक निपटी। वायदा तो यही रहता है, 7 फेरे, 7 जन्म, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसा सब किस्म का रहता है। होता तो नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस तरह के समझौते में, इस तरह के एग्रीमेंट में बात करने में कोई बुराई नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए। प्रेम संबंधों में भी बात होनी चाहिए। मैं कल कहीं पे कुछ देख रहा था, उसमें एक मसाज थेरेपी है, मसाज से कुछ तरह की बदन की तकलीफ़ों का इलाज करना। उसमें फार्म भरवाया जाता है पहले, जिसको कमर में दर्द हो कुछ हो, उससे फार्म भरवाया जाता है।
कि जो मसाज करेंगे वो आपके बदन को छुएंगे, बदन को दबाएंगे, इन हिस्सों को छुएंगे, यहाँ पे तेल लगाएंगे। कल के दिन ये ना हो आप कहने लगो कि ये तो मेरे से छेड़खानी की इसने ऐसा किया। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि विवाद को टालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो मुझको लगता है कि मेरे आसपास में जिस तरह के मामले मुकदमे देख रहा हूँ, मुझको लगता है लोगों को ऐसा एक अनुबंध करना चाहिए, लोगों को एक औपचारिक बातचीत करनी चाहिए, कागज़ पर लिखना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है, वो कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, शादी करेंगे, नहीं करेंगे। आप किसी से देह संबंध बनाओ और कल के दिन आपके जोड़ीदार को ये लगे कि ये शादी नहीं कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आप कहो कि मेरे साथ जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई है। भारतीय कानून में शायद पुरुष के ऊपर ही तोहमत ज़्यादा आती है या केवल पुरुष पर ही आती है, महिला पर ऐसे बलात्कार की तोहमत नहीं रहती है। तो क्या करें पुरुष अपने आप को बचाने के लिए? देह संबंध बनाने के पहले ऐसा एक एग्रीमेंट करें कि हम आपसी सहमति से देह संबंध बना रहे हैं। शादी के समय एक एग्रीमेंट करें कि हो सकता है हम अलग अलग कमरों में रहें, हो सकता है सेक्स करें ना करें, क्या क्या हो सकता है, टाला कैसे जा सकता है। चूंकि अदालत तक मामले जा रहे हैं सारे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप भी सोच के देखिएगा। आपके आसपास जवान लड़के लड़कियां हों तो उनको थोड़ा सावधान कीजिएगा कि प्रेम संबंध जब देह संबंध में बदलते हैं तो लड़कों के ऊपर ये खतरा रहता है कि अगर उन्होंने शादी नहीं की, वायदा किया और शादी नहीं किया, नहीं भी किया वायदा और लड़की ने कह दिया कि इसने वायदा किया था, तो जेल जाना तय रहता है। कुछ कुछ अदालतें अभी ये कह रही हैं कि इसको हम सज़ा के लायक नहीं मानते, इसको हम बलात्कार नहीं मानेंगे, लेकिन अभी भी ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं। तो सावधान रहना चाहिए लोगों को किसी भी विवाद से बचने के लिए। जब दुनिया के दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में मालिश करने वाले लोग जो हैं वो लीगल फॉर्म पे दस्तखत ले रहे हैं किसी का मालिश करने के पहले, वहाँ ये नहीं होता है कि महिला की मालिश केवल महिला ही करेगी, वहाँ महिला की मालिश पुरुष भी करते हैं। वो कई तरह के इलाज करने वाले लोग भी रहते हैं। तो उनको एक खतरा रहता है, कल के दिन कोई महिला अगर कह दे कि इसने मेरे बदन को यहाँ छुआ, ऐसे छुआ, वैसे छुआ, तो क्या होगा? तो लोग लीगल एग्रीमेंट पे पहले साइन करवाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं या मसाज करने वाले हैं या मालिश से या किसी और तरीके से स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं। तो मुझको लगता है कि लोगों को अपने खतरे को देखते हुए सोचना चाहिए कि प्रेम संबंध तक तो नहीं है, क्योंकि प्रेम तोड़ देने में कोई वो नहीं है जब तक कोई खुदकुशी न कर ले, लेकिन देह संबंध के पहले, शादी के पहले क्या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हो सकता है? कुछ शर्तों को कागज़ पे लाया जा सकता है? इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास इसका कोई सीधा सीधा समाधान नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई को टालना चाहता हूँ, मैं अदालत मुकदमेबाजी को टालना चाहता हूँ। अदालतें वैसे ही मामलों से लदी हुई हैं, मैं और बोझ नहीं चाहता, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। सोच के देखिएगा कि शादी के पहले देह संबंध बनाते हुए बालिग लोगों में, नाबालिगों की बात नहीं कर रहा हूँ, और शादी के बाद के लिए कौन कौन सी शर्तें तय करना चाहिए। लोगों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ लग सकता है, लेकिन मैं बतलाऊं, आज अदालतों में, भारतीय अदालतों में जितने मामले चल रहे हैं इस किस्म के, ये बहुत सारे भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपराओं के खिलाफ हैं। क्योंकि पुरानी भारतीय संस्कृति में महिला को तो अदालत ही नहीं जाना चाहिए था, महिला को थाने भी नहीं जाना चाहिए था, उसको केवल चिता पे जाने का हक था एक समय, या विधवाश्रम। इसलिए अब वक्त बदल गया है, अब भारतीय संस्कृति से बाहर निकल कर भी महिलाएं अपने हक का दावा कर रही हैं। आदमियों को चाहिए, लड़कों को चाहिए कि बालिग होने के बाद वो अपने किस तरह के खतरे उनके ऊपर आ सकते हैं, इसके बारे में विचार करें। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसकी कोई फीस नहीं है। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। ज़रूरी मुद्दा है, हम में से हर कोई किसी न किसी वक्त बालिग हो चुके हैं या होंगे।
और किसी न किसी की शादी होगी, किसी के देह संबंध, प्रेम संबंध होंगे। तो सोच के देखिए क्या किया जाना चाहिए, कैसी शर्तें तय होनी चाहिए। अपने दोस्तों को भी इसको बढ़ाइएगा, बालिग लोगों को कम से कम बढ़ाइएगा इसको आगे, कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके मुंह से जैसी बदबू आएगी उससे भी देह संबंध कई बार टल जाते हैं। महिला कहती है मुंह जो है डबरे जैसी बदबू आ रही है उससे। सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, इसकी बदबू कम नहीं रहती है, कई महिलाएं नहीं झेल पाती हैं। कई महिलाओं की सेक्स लाइफ इसी में ख़राब हो जाती है कि पति जो है उसके मुंह से पूरे ही समय तम्बाकू की बदबू आते रहती है, कैसे पास जाए, कैसे उस कमरे में जाके सोए। तो अगर आप अपनी सेक्स लाइफ, प्रेम संबंध ठीक चाहते हैं तो भी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर कैंसर से प्रेम करना नहीं चाहते हैं तो भी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। कैंसर कैसी बुरी तरह आपको मारता है देखना है तो जाके किसी सरकारी कैंसर अस्पताल के जनरल वार्ड में, ओपीडी में जहाँ मरीज बैठे हैं वहाँ चक्कर लगा के देखिए कि मुंह के, गले के, फेफड़े के कौन कौन से कैंसर मरीज हैं। मुझको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको डराने की, आप खुद ही डर जाएंगे वहाँ जाकर। फिर मिलते हैं।